Good afternoon, all of you. Am I audible all? Good, good afternoon, Chaitali, Anushka, Sakshi. Good afternoon, Aryan, Janvi. Good afternoon, Aditya. Good afternoon, Trishna, Nandini, Chaitanya. Very good afternoon to all of you. ओके, चलो स्टार्ट करें आज का सेशन। आज के सेशन में हम लोगों को क्या स्टडी करना है? आज हम लोग देखने वाले हैं क्या चीज? ट्रांसलेशन का प्रोसेस। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जेनेटिक कोड जो देखे थे, तो उस जेनेटिक कोड में क्या रोल होता है और ट्रांसलेशन का प्रोसेस कैसे होता है, ये हम देखेंगे। तो ट्रांसलेशन की प्रोसेस में यदि हम देखें तो ट्रांसलेशन मीन्स होता क्या है और साइट ऑफ द ट्रांसलेशन क्या है। ओके, तो ट्रांसलेशन जो है मीन्स एक ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या कह सकते हैं हम लोग, जिसमें क्या होता है, हेलो, आरएनए से प्रोटीन बनता है। तो आज के सेशन में हम लोग पहली चीज तो जो स्टडी करेंगे, म्यूटेशन को रिवाइज कर लेंगे, जेनेटिक कोड को रिवाइज करेंगे एंड ट्रांसलेशन को समझेंगे। तो जो रिलेशनशिप होता है जीन और डीएनए में, ये हमें अंडरस्टैंड होता है म्यूटेशन का स्टडी करके। म्यूटेशन एक पॉइंट म्यूटेशन होता है और एक फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होता है। आपको याद होगा मेंडेलियन जेनेटिक्स जब हमने पढ़े थे, तो वहां पे ग्लूटामेट का वैलिन में कन्वर्सन हो रहा था सिकल सेल एनीमिया में, याद आ रहा है? म्यूटेशन हमने वहां पे भी स्टडी किए थे। यहां पर आपको एक पिक्चर दिख रही है बेटा म्यूटेशन में, जैसे कि सपोज एक कैट जो कि एक डॉग को देख रही है। तो यहाँ पे किसी भी लेटर को हम लॉस कर सकते हैं, किसी लेटर को गेन कर सकते हैं, या किसी लेटर में चेंज ला सकते हैं। तो द कैट सॉ द डॉग, यदि किसी एक लेटर को हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं, सपोज यहाँ पे रिमूव कर दिया एस को, या फिर कैट में कैट्स हमने कर दिया, ओके, या कुछ बेस डिलीट हो गया, तो आगे का मीनिंग चेंज हो जाता है। इंसर्ट कर दिए यदि हमने द सी ए टी, ठीक है, कुछ इंसर्ट यदि कर दे, तो ये दोनों भी फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन है। पॉइंट म्यूटेशन में पर्टिकुलर एक बेस, जैसे द कैट सॉ द डॉग, द कैट सॉ द डॉग, द कैट सॉ द डॉग, यदि हम देखें तो किसी एक लेटर को यदि हम चेंज करते हैं, हो सकता है कि यहाँ पे एडेनिन को टी से रिप्लेस कर ले, तो पर्टिकुलर यहाँ पे चेंजेस आएगा, इंटायर पोर्शन में चेंजेस नहीं आएगा। ओके, समझ में आ रहा है बेटा? क्लियर हो रहा है क्या क्या चेंजेस यहाँ पे आते हैं? जैसे राम हैज रेड कैप, मैंने आपको कल ये वाला एग्जांपल से समझाया था। म्यूटेशन से हम लोग जीन और डीएनए के बीच का रिलेशनशिप हम समझ सकते हैं। ओके, इंसर्ट कर लो, डिलीट कर लो, रिप्लेस कर लो। ओके, जेनेटिक कोड हमने पढ़े थे, इस टेबल को हमने फुलफिल किए थे, यू यू यू, यू यू सी, यू यू ए, यू यू जी। ये किसको कोड करता है? फेनिलएलनिन को। फिर फिर क्या आएगा? ल्यूसिन, ये और ये। यहाँ पे आएगा आइसोल्यूशन, यहाँ पे आएगा मिथ्योनिन, ये आएगा वैलिन, ये सेरिन, प्रोलिन, थ्रियोनिन। याद आ रहा है? ऐसे ही था ना? यहाँ पर 3 टर्मिनेशन कोडॉन होता है, ये इनिशिएशन कोडॉन होता है। इधर आर्जिनिन, ग्लाइसिन, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामाइन, ट्रिप्टोफेन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफेन, यहाँ पे थ्रियोनिन, ऐसे रहते हैं। अभी हम लोगों को देखना है ट्रांसलेशन, मीन्स अभी हम लोगों को जो स्टडी करना है वो देखना है प्रोटीन सिंथेसिस। क्या देखना हम लोगों को? अभी हम लोगों को देखना है यहाँ पे प्रोटीन
सिंथेसिस। अब प्रोटीन सिंथेसिस में अभी हम लोग जो देखेंगे वो देखेंगे ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन का साइट क्या है? तो ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और यहाँ पे बैठे है राइबोसोम्स। तो ये जो राइबोसोम्स यहाँ पे आप जो देख रहे हो, यहां तक के इधर जो प्रोसीड हुआ डीएनए से आरएनए उस राइबोसोम्स के पास आएगा। देन राइबोसोम आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ पे होने वाला है? प्रोटीन सिंथेसिस होगा राइबोसोम्स में। ओके, कहाँ पे होगा प्रोटीन सिंथेसिस? प्रोटीन सिंथेसाइज होगा राइबोसोम्स में। ये कैसे होता है? ओके, ये कैसे होता है? तो प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होती है इस राइबोसोम्स में यदि हम समझे, तो इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, वो पॉइंट्स हम देख लेते हैं। सबसे पहले प्रोटीन को सिंथेसाइज करना है तो तीनों भी आरएनए चाहिए, एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए। प्रोटीन पॉलीमर होता है अमीनो एसिड का, तो इसके लिए चाहिए अमीनो एसिड। प्रोटीन सिंथेसिस की जो साइट होती है राइबोसोम, और साथ ही साथ कुछ एंजाइम एंड कुछ फैक्टर, इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन फैक्टर्स भी यहाँ पर रिक्वायर्ड होते हैं। ये सारी चीजें चाहिए। अब राइबोसोम्स को हम देखें तो राइबोसोम्स इस तरह से यदि हम देखें तो 70s टाइप का और 80s टाइप का। 70s यदि प्रोकैरियोटिक रहा तो 80s यदि यूकैरियोटिक रहा तो ऐसा रहता है। तो इसकी ये वाली जो रहेगी, ये जो होती है ये लार्ज सब यूनिट होता है, और ये वाला जो होता है इसे कहते हैं स्मॉल सब यूनिट। तो एक लार्ज सब यूनिट है इसमें और एक स्मॉल सब यूनिट है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, राइबोसोम्स का लार्ज और स्मॉल सब यूनिट अलग अलग हो जाएगा। ये लार्ज सब यूनिट ऐसा और स्मॉल सब यूनिट ऐसे अलग हो गया। साथ ही साथ इधर बैठा हुआ है क्या, ये जो था क्या कहते हैं इसे, एमआरएनए। तो एमआरएनए सबसे पहले यहाँ पे इस तरह से, ये जो है एमआरएनए राइबोसोम्स की ये जो स्मॉल सब यूनिट है यहाँ पे आके बाइंड करेगा। बाइंड करने के साथ ही साथ यहाँ पे 3 साइट होती है राइबोसोम्स में, जिसे हम कहते हैं ई, पी और ए। ई, पी और ए। ई फॉर एग्जिट, पी फॉर पेप्टाइडल टीआरएनए, और ए फॉर एमाइनो एसिड टीआरएनए। इस तरह से 3 साइट होती है राइबोसोम्स के पास। ये देख रहे हो आप। तो सबसे पहले स्मॉल सब यूनिट से आरएनए आके बाइंड किया। आरएनए के पास ये देखो, ये हमारे जेनेटिक कोड है। इसके बाद लार्ज सब यूनिट इससे जुड़ के एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। यदि यूकैरियोटिक है तो 80s कॉम्प्लेक्स, प्रोकैरियोटिक है तो 70s कॉम्प्लेक्स। ओके, ऐसा बन गया। तो ये प्रोसेस एक्चुअल होता कैसे है? ओके, ये प्रोसेस एक्चुअली होता कैसे है, तो एक एनिमेशन में मैं शेयर करूंगा कि सबसे पहले ये जो राइबोसोम्स में आरएनए, एमआरएनए या के बाइंड करेगा। आरआरएनए इस राइबोसोम्स के साथ ही है जो कैटालिटिक रोल प्ले करता है। एमआरएनए का ये स्टार्ट पॉइंट है, एयूजी इनिशिएशन कोडॉन, जहां से प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट होगा।
एमआरएनए का ये वाला जो पॉइंट है इसे टर्मिनेशन कोडॉन कहेंगे, जहां पे प्रोटीन सिंथेसिस एंड होती है, स्टॉप होती है। ओके, और ये जो बीच वाली जो जगह देख रहे हो ये क्या कहलाएगी? यहाँ पे इलोंगेशन होगा। क्या होगा यहाँ पर? इलोंगेशन। अब ये कैसे होता है ये हम देखेंगे। ठीक है बेटा, यहां तक समझा? क्या रिस्पॉन्स करो। चलो, जिनको समझा उनके रिस्पॉन्स आ गए हैं, बाकी लोग सो रहे हैं उनको सोने दो। तो यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस बेटा, इस एनिमेशन में देखो, ये एनिमेशन क्लियर हो गया तो आगे आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। ओके, कि प्रोटीन सिंथेसिस होता कैसे है या फिर कैसे हो रहा है। ध्यान से फोकस करना इस एनिमेशन में। ट्रांसलेशन ऐसा ऐसा मैकेनिज्म होता है जिसमें एमआरएनए के कोडॉन ट्रांसलेट होता है, स्पेशल एमाइनो एसिड जुड़ता है और पॉलीपेप्टाइड बनता है राइबोसोम्स की हेल्प से। एमआरएनए राइबोसोम से जुड़ रहा है, राइबोसोम एमआरएनए पे आगे बढ़ रहा है, अमाइनो एसिड को जोड़ते जा रहा है, और इधर ये अमाइनो एसिड जुड़ते गए, इससे प्रोटीन बना, देन काट के उसको अलग किया, देन प्रोसेस टर्मिनेट हो गई। क्या हो गई? टर्मिनेट हो गई। तो इस तरह से ये प्रोसेस यहाँ पर हो रही है। अगेन एंड अगेन रिपीट कर रहा हूँ उसी एनिमेशन को, फोकस करो ताकि आगे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। विजुअलाइज हो गया बेटा? यदि विजुअलाइज हो गया तो आगे बढ़ते हैं और आगे का पार्ट आपको अच्छे से समझ जाएगा। ओके, तो रिक्वायरमेंट क्या बताया था मैंने? राइबोसोम एमआरएनए टीआरएनए एमाइनो एसिड और एमाइनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज। राइबोसोम जो होता है, यदि हम देखें तो राइबोसोम ये जो है साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस रहेगा। एमआरएनए जो कि राइबोसोम की स्मॉल सब यूनिट से जुड़ेगा। टीआरएनए, ये देखो ये एक सेल है और सेल का साइटोप्लाज्म में अमाइनो एसिड है। कहां पर प्रेजेंट है अमाइनो एसिड? सेल के साइटोप्लाज्म में। तो टीआरएनए साइटोप्लाज्म से अमाइनो एसिड को राइबोसोम्स तक के लेके जाएगा। ओके, ये एक एंजाइम है, इसकी हेल्प से अमाइनो एसिड टीआरएनए से जुड़ता है। तो अब यहाँ पे राइबोसोम, राइबोसोम में क्या बताया मैंने? साइट ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस। एमआरएनए ये एक टेम्पलेट की तरह काम करेगा जिससे जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसलेट होगा। टीआरएनए जो डिजायर अमाइनो एसिड है उसको लेके आएगा और प्रॉपर जगह पर अमाइनो एसिड को जोड़ेगा, क्योंकि टीआरएनए के पास एंटी कोडॉन है और एमआरएनए के पास उसका कोडॉन है। तो यदि मान लो टीएसी वाला एक टीआरएनए एंटी कोडॉन वाला, यदि ये पर्टिकुलर एक अमाइनो एसिड को लेके आ रहा है और ये एमआरएनए है, तो ये टीएसी कहाँ जुड़ेगा? जहां पे एयूजी होगा वहां पे जुड़ेगा। इस तरह से जुड़ गया। एक और टीआरएनए है यहाँ पे यू 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 है जो अमीनो एसिड को लेके आ रहा है। ये कहाँ जुड़ेगा? ये वहीं पे जुड़ेगा जहां पर ए रहेगा, तो ये टीआरएनए यहाँ पे जुड़ जाएगा। ऐसा 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 होता है बेटा, समझे? तो इसके लिए जो मैकेनिज्म होता है ट्रांसलेशन का, जिसमें सबसे पहले अमाइनो एसिड को एक्टिवेट करना जरूरी रहता है।
अमीनो एसिड अपने आप नहीं जाएगा ना, उसको चार्जिंग करना पड़ेगा, चार्ज लाना पड़ेगा, एक्टिवेट करना पड़ेगा, तब जाके अमीनो एसिड कहीं गए तो वो आपस में दो अमीनो एसिड एक दूसरे के साथ ऐसे जुड़ पाएंगे। और जब वो दोनों जुड़ गए तो फिर उसके बाद क्या होगा, तभी तो प्रोटीन बनेगा। तो अमीनो एसिड एक्टिवेट होकर टीआरएनए की हेल्प से उसका ट्रांसफर होगा, देन प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो क्या होंगी, इनिशिएट होंगी। देन प्रोटीन लेंथ में ऐसा इंक्रीज होगा, तो लेंथ में इंक्रीज होने को हम इलोंगेशन कहते हैं। इसमें दो चीज होती है, एक तो ट्रांसलोकेशन होता है और पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। पहले पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होगा, तभी तो दो अमीनो एसिड आपस में जुड़ेंगे, देन ट्रांसलोकेट होगा और लास्ट में प्रोसेस होती है टर्मिनेशन। तो इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन, थ्री स्टेप्स ऑफ मैकेनिज्म से ट्रांसलेशन का, जैसे हम लोगों ने ट्रांसक्रिप्शन में देखे, ट्रांसक्रिप्शन के समान ही ये जो है ये प्रोसेस होता है। राइबोसोम्स का स्टडी हमने किए, यूकेरियोटिक में 80s टाइप के राइबोसोम होते हैं, थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था मैंने आपको, याद होगा आपको। प्रोकैरियोटिक में 70s टाइप के राइबोसोम होते हैं। प्रोकैरियोटिक में जो 70s है उसका छोटा सब यूनिट जो रहेगा, स्मॉल सब यूनिट, वो 30s वाला, और लार्ज सब यूनिट 50s वाला रहेगा। जब दोनों ज्वाइन होते हैं तो 30, 50, 80 नहीं होता बेटा, 70s होता है। और ऐसे यहाँ पे 40s स्मॉल और 60s लार्ज है, 40 और 60 100 नहीं होता, 80s होता है। एस स्वेडबर्ग सब यूनिट है जो सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट को रिप्रेजेंट करता है, ये स्वेडबर्ग यूनिट है। स्वेडबर्ग एक साइंटिस्ट है, उन्होंने डिस्कवर्ड किया था इस कंसेप्ट को, तब से हम इसी टर्म से इसे जानते हैं। तो राइबोसोम जो होता है, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस का साइट है, जिसके पास लार्ज और स्मॉल दो सब यूनिट है, तो सबसे पहले दोनों भी सब यूनिट ब्रेक हो जाता है, सेपरेट होता है। सब यूनिट जो सेपरेट होता है प्रोटीन सिंथेसिस में, तो ये सब यूनिट आपस में जो एसोसिएट होता है, ये Mg++ आयन की वजह से होता है। आपको याद होगा मैंने मिनरल न्यूट्रिशन पढ़ाया था, और मिनरल न्यूट्रिशन में मैंने मैग्नीशियम का आपको एक ट्रिक दिया था, ऐसा दिया था, मिस्टर ST मांगे रोज DR से और CR से, याद आ रहा है। तो मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम्स जो होता है, DNA और RNA का सिंथेसिस जो होता है, क्लोरोफिल के जो रिंग स्ट्रक्चर है उसके लिए चाहिए होता है मैग्नीशियम, याद आया। तो यहाँ पे भी तो यही है, मैग्नीशियम आयन की वजह से लार्ज और स्मॉल सब यूनिट दोनों जुड़ी रहती है। देखो रिलेशन कहाँ से काम में आ रहा है, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ट्विस्ट करते हैं। फिर इस क्वेश्चन को हम क्या कहेंगे, 11 से आया कि 12 से आया, नहीं पहचान सकते फिर, दोनों से आया फिर तो। क्लियर हो ये वाला पार्ट। हेलो, ये जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स नहीं आ रहे आज, सो रहे हो क्या, नींद में हो। 8-10 बच्चे आज भी क्लास ज्वाइन नहीं किए, लगता है उन लोगों ने गिव अप कर दिए, उनने मान लिया कि हमारा कुछ ना होने वाला। ऐसा तो नहीं है, कोई और प्रॉब्लम है। अच्छा दिवाली मना रहे हैं ना, उनको ऐसा लग रहा है कि दिवाली इस साल मना लेते हैं, अगले साल नीट क्वालिफाई करेंगे, क्योंकि दिवाली बार बार थोड़ी आती, पहली बार दिवाली आ रही है। मैं आपके फेस्टिवल के खिलाफ नहीं हूँ, मैं आपके कैरियर के साथ हूँ, और मुझे मालूम है आपका अच्छा कैरियर किस तरह से बनेगा, ताने नहीं मार रहा हूँ आपको, ठीक है। चलो छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से ये mRNA, राइबोसोम का एक छोटा और ये बड़ा यूनिट, तीन साइट होती है इसके पास, E, P और A। मतलब ये यहाँ पे tRNA आके बाइंड करेगा, जैसे एक tRNA जो है यहाँ पे आके बाइंड करेगा, दूसरा tRNA यहाँ आके बाइंड करेगा, ये भी अमीनो एसिड को लेके आया और ये भी आया है। अब यदि AUG है तो यहाँ पे UAC ऐसा इसका जेनेटिक कोड रहेगा,
ये एंटी कोडॉन हो गया, अरे कोडॉन हो गया, ये यहीं पे आके बाइंड करेगा। समझ गए? ये यहीं पे आके बाइंड करेगा। एक मिनट है, एक कॉल आ रहा है, इनको बोल देता हूँ क्लास चल रहा है। ओके, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। चलो स्टार्ट करते हैं अभी। हाँ देखो, ये एमआरएनए है, ये राइबोसोम्स है। जहां पे एमआरएनए के कोडॉन है वहां पे टीआरएनए ये अमाइनो एसिड को लेके जा रहा है। ये अमाइनो एसिड है, और ये जो है ये क्या है, ये टीआरएनए है। तो टीआरएनए अमाइनो एसिड को लेके आ रहा है। ये टीआरएनए का ये क्या है, ये एंटी कोडॉन हो गया और ये कोडॉन हो गया। तो इसे हम क्या कहेंगे, एंटी कोडॉन, और ये क्या रहेगा, कोडॉन रहेगा। हाँ, टीआरएनए यहीं पे आएगा, और कोडॉन एंटी कोडॉन यदि मैच किया तो यहाँ पे वो अमाइनो एसिड को जोड़ देगा। ये प्रोसेस कैसे होती है थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा आपको, डोंट वरी, टेंशन ना लो। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे जो प्रोसेस हो रहा है, राइबोसोम्स के पास एक बाइंडिंग साइट होती है एमआरएनए के लिए। ठीक है, वन बाइंडिंग साइट, और थ्री बाइंडिंग साइट होती है टीआरएनए के लिए, ई, पी और ए। देखिए हमने, ये इस तरह से इस राइबोसोम में एक ही एमआरएनए जुड़ रहा है, लेकिन टीआरएनए से तीन जुड़ेंगे यहाँ पर। तो एक पी साइड होता है जहाँ पे पेप्टाइडल टीआरएनए जुड़ेगा, एक ए साइड होता है जहाँ पे अमाइनो एसिड टीआरएनए जुड़ता है, और एक खाली टीआरएनए रहता है जो एक टीआरएनए को बाहर निकालेगा। क्योंकि ये अमाइनो एसिड को लेके आया था ना, तो ये अमाइनो एसिड इसको पकड़ के खींच के अपने तरफ ला लेगा। तो ये वाला टीआरएनए के पास अमाइनो एसिड क्या होगा, खाली हो जाएगा, तो ये यहाँ से आगे चला जाएगा, फिर ये आगे जब ट्रांसलोकेशन का प्रोसेस होता है। कैसे होता है ये थोड़ी देर में समझेगा बेटा, अभी आपको नहीं समझेगा, एकदम से डायरेक्ट नहीं समझेगा, धीरे धीरे समझेगा, थोड़ा सा वेट करो। ओके। तो सबसे पहले जो टीआरएनए जो रहता है वो अमाइनो एसिड कॉम्प्लेक्स बनाता है, और डायरेक्टली पी साइड पे जुड़ जाता है। पी साइड मतलब बीच में यहाँ पर। तो ई और ए वाली साइड खाली रहती है, तो अगला टीआरएनए कहाँ आएगा, ए पे जुड़ेगा। फिर ये दोनों टीआरएनए के अमाइनो एसिड जो है एक दूसरे के साथ बाइंड कर जाएंगे ऐसा। मतलब क्या बनेगा इनके बीच में, यहाँ पे बनेगा पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, अब पेप्टाइड बॉन्ड बना, तो ये जो अमाइनो एसिड है ये यहाँ से इधर आ गया, तो ये अगला टीआरएनए खाली टीआरएनए है, इसको एम्प्टी टीआरएनए बोलते हैं। तो ये ई साइड से एम्प्टी टीआरएनए एग्जिट होता है, ई फॉर एग्जिट। ये टीआरएनए यहाँ से बाहर निकलेगा, तो अगला टीआरएनए यहाँ आएगा, ये वाला यहाँ आएगा, फिर से ये खाली हो गया, तो उसके बाद अगला टीआरएनए यहाँ पे आके जुड़ जाएगा। ऐसे होता है प्रोसेस। तो अगेन देखो, ये चीज लिखा हुआ है, पी पेप्टाइडल टीआरएनए की जगह है, ई एग्जिट है, और ए अमाइनो एसिड टीआरएनए है। सबसे पहले जो टीआरएनए है वो कहाँ जुड़ेगा, पी पे, अगला आके कहाँ जुड़ेगा, ए पे। जब दोनों टीआरएनए जुड़ गए तो दोनों के बीच के अमाइनो एसिड के बीच में क्या होगा, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होगा। एनिमेशन में देखो कैसे होता है। ये देखो, एमआरएनए राइबोसोम्स पे आया, पहला टीआरएनए पी पे जुड़ता है, एक अमाइनो एसिड को लेके आया। अगला टीआरएनए के लिए जगह खाली नहीं है पी, तो अगला टीआरएनए कहाँ, ए पे जुड़ेगा। तो ये कोडॉन एंटी कोडॉन मैच होंगे तभी जुड़ेगा बेटा। अब इनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो अभी सिर्फ कैसे जुड़ रहा है मैंने यही समझाया एनिमेशन में। एक टीआरएनए पी पे जुड़ा, दूसरा टीआरएनए ए पे जुड़ा।
आज का लेक्चर एनिमेशन वाला है बेटा, और बहुत जरूरी है। यदि मैं बोर्ड पे पढ़ाता तो आपको इतने अच्छे से नहीं समझा पाता था, मैं विजुअलाइज नहीं हो पाता था, मैं तो समझाता था बट आपको इतने अच्छे से विजुअलाइज नहीं होता। ओके। अभी सिर्फ दो टीआरएनए कैसे जुड़ रहे हैं इतना ध्यान रखो। हो गया विजुअलाइज? बड़े आगे। हाँ, तो ट्रांसलेशन का मैकेनिज्म कैसे होता है वो देखेंगे। तो पॉलीपेप्टाइड चेन की सिंथेसिस कैसे हो रही है, उसमें 3 स्टेप्स होता है। पहला इनिशिएशन, सेकंड इलोंगेशन और थर्ड टर्मिनेशन। तो सबसे पहले इनिशिएशन समझ लेते हैं हम। इनिशिएशन में देखो, राइबोसोम का स्मॉल सब यूनिट एमआरएनए पे आके चिपका, और एक टीआरएनए कोडॉन और एंटी कोडॉन मैच हुआ, ये जुड़ा। राइबोसोम का लार्ज सब यूनिट आके जुड़ जाएगा, तो इसे इनिशिएटर टीआरएनए कहते हैं। ठीक है, पहला एमाइनो एसिड जो कि मिथ्योनिन को लेके आ रहा है, एयूजी का यूएसी के साथ कोडिंग होगा कोडॉन और एंटी कोडॉन का, देन वो डायरेक्टली आके जुड़ जाएंगे। ओके, इस तरह से ये प्रोसेस को हम इनिशिएशन कहते हैं। देखते जाओ, एक टीआरएनए कौन सा है, एफ में टीआरएनए कहेंगे, स्मॉल और लार्ज सब यूनिट और एमआरएनए। इस तरह से एक इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बन गया। क्या बन गया ये? इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। तो पॉलीपेप्टाइड चेन का इनिशिएशन कैसे होता है ये भी हमने देखे। ओके, मिथ्योनिन लेके आया इसने, ये जो है ये एंटी कोडॉन है, ये जो है ये कोडॉन है। समझ गए? तो एंटी कोडॉन एंड कोडॉन। तो अब इसको जोड़ने के लिए सबसे पहले अमाइनो एसिड को एक्टिवेट करना पड़ेगा और टीआरएनए को चार्ज करना पड़ेगा। तो चार्जिंग ऑफ टीआरएनए और अमाइनो एसिड ऑफ रिलेशन ऑफ टीआरएनए, ये प्रोसेस यहाँ पे होगी। क्या हो रहा है यहाँ पे? अमाइनो एसिलेशन ऑफ टीआरएनए और चार्जिंग ऑफ टीआरएनए यहाँ पर हो रहा है। तो यहाँ पर एक एंजाइम की प्रेजेंस में ये प्रोसेस होता है, जिसे कहते हैं अमाइनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम। इस एंजाइम की प्रेजेंस में ये टीआरएनए और ये अमाइनो एसिड दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। तो ये टीआरएनए के साथ अमाइनो एसिड ऐसा जुड़ गया, तो इसको एक्टिवेशन कहते हैं हम लोग, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए एंड अमाइनो एसिड। इसको जोड़ने के लिए एमजी प्लस प्लस रिक्वायर्ड होता है। टीआरएनए सिंथेज एंजाइम अमाइनो एसिड और टीआरएनए को क्या करेगा? जोड़ देगा। फिर एमआरएनए राइबोसोम्स का जो स्मॉल सब यूनिट है वहां पे जाके जोड़ा। ठीक है, फिर एयूजी जहां पे प्रेजेंट होता है वहां पे इनिशिएशन कोडॉन होता है, जहां से प्रोटीन सिंथेसिस इनिशिएट होंगी। तो टीआरएनए का एंटी कोडॉन इस एमआरएनए के कोडॉन एयूजी से यूएससी की बाइंडिंग हो जाएगी। तो अमीनो एसिड पहला वाला जो आया है वो मिथ्योनिन है यदि यूकेरियोटिक है तो, और प्रोकैरियोटिक रहा तो फॉर्मिल मिथ्योनिन कहते हैं उसको, एप मेट टीआरएनए कहते हैं उसे। ये एक्टिवेटेड अमीनो एसिड है जो उस जगह पे आके बाइंड कर जाएगा। ठीक है, कौन सा वाला? ये यहाँ पे एनिमेशन में दिखाया था मैंने आपको, याद है? ये देखो, एमआरएनए राइबोसोम के स्मॉल सब यूनिट से जुड़ा, देन ये पहला टीआरएनए जो फर्स्ट अमीनो एसिड को लेके आ रहा है मेथियोनिन को, ये यहाँ पे AUG है और यहाँ पे UAC है। तो इस तरह से कोडॉन और एंटी कोडॉन बाइंड करके यहाँ पे क्या हुए? जुड़ गए। अब अगला टीआरएनए कहाँ पर आएगा? इधर ए साइड पे आके जुड़ेगा। ओके,
तो अब लार्ज सब यूनिट राइबोसोम से ज्वाइन होगा, जो कि मैंने इस एनिमेशन में आपको दिखाया था कि आरएनए स्मॉल सब यूनिट राइबोसोम्स का, एमआरएनए टीआरएनए और फिर लार्ज सब यूनिट, इस तरह से एक इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। तो पहला एमाइनो एसिड जो है वो क्या है, मेथियोनिन को लेके आया है। ओके, तो इस तरह से यहाँ पर ये प्रोसेस हो रहा है। तो इनिशिएटर जो चार्ज टीआरएनए है, जो एक्टिवेटेड अमीनो एसिड मेथियोनिन को लेके आया और कहाँ पे, पी साइट ऑफ राइबोसोम्स पे बाइंड किया। देन ए साइड अभी जो है वो क्या है, वैकेंट है। तो अब अगला जो टीआरएनए है, जो नेक्स्ट अमीनो एसिड को लेके आएगा, वो कहाँ जुड़ेगा, जो राइबोसोम्स का ए साइट रहेगा, ऐसा ये वाला यहाँ पे आके बाइंड करेगा ऐसे। ये देखो, बाइंड करने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस होता है जिसे हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन के पहले देखो क्या हुआ, यहाँ पे जो अमीनो एसिड था वो यहां से हटके इधर आके इनके बीच में जुड़ गया। मतलब इनके बीच में जो बॉन्ड बना है उसे कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। जैसे पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, फिर वहां पे वो क्या होता है, ट्रांसलोकेशन होता है उनका। ट्रांसलोकेशन मतलब राइबोसोम अपनी जगह से आगे बढ़ता है ऐसा। तो राइबोसोम जब आगे बढ़ता है तो आरएनए के ये इधर साइड जो कोडॉन है यहाँ पे आएगा। तो ये जो टीआरएनए है और एमआरएनए यहाँ से पीछे इधर जाते जाएंगे। तो ये खाली वाला टीआरएनए कहाँ चला गया, ई साइड पे, और यहाँ से क्या होगा, बाहर चला जाएगा। ये टीआरएनए कहाँ पे आया, पी साइड पे, और ए साइड फिर से खाली, तो अगला टीआरएनए कहाँ पे जुड़ेगा, इस ए साइड पे जुड़ेगा। तो ऐसे ये प्रोसेस होता है। एनिमेशन में देखेंगे, समझ में आएगा कैसे हो रहा है प्रोसेस। ई साइट, पी साइट और ए साइट, ट्रांसलोकेशन और पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। ई साइड से एक खाली वाला टीआरएनए, एम्प्टी टीआरएनए बाहर निकला। अगला टीआरएनए ए साइड पे आएगा। जैसे ही आता है इनके बीच में देखो ये ऐसा पेप्टाइड बॉन्ड बन रहा है। जैसे ही पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, देन ये प्रोसेस आगे होती है। ई साइड से खाली टीआरएनए बाहर जा रहा है, ए साइड पे अगला टीआरएनए आ रहा है। दोनों भी टीआरएनए के बीच में क्या होता है, पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। मतलब दोनों भी अमाइनो एसिड के बीच में। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखो यहाँ पे आपको दो अमाइनो एसिड दिख रहे हैं, एक ये वाला जो इससे जुड़ा है, एक ये वाला। तो ये अमाइनो एसिड यहाँ से हटके इधर आके इनके बीच में जुड़ेगा और क्या बनेगा, पेप्टाइड बॉन्ड बना, बन गया पेप्टाइड बॉन्ड। ऐसे प्रोसेस होंगे। तो यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन और ट्रांसलोकेशन का प्रोसेस होता है, जो कि कहाँ पे, इलोंगेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। तो ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली रिपीट होते जाएंगे, और कंटिन्यूअसली रिपीट होते 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 क्या होगा, प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। तो कोडॉन का रिकॉग्नाइजेशन कैसे होता है, देखो ये यहाँ पे एनिमेशन में दिख रहा है जो आपको। कोडॉन का रिकॉग्नाइजेशन यदि हम देखें तो अमाइनो एसिड टीआरएनए मॉलिक्यूल, देखो यूएसी दिख रहा है। ए साइड पे जब आएगा तो कोडॉन और एंटी कोडॉन, उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। ये पहचानेगा तब जाके तो वहीं पे आके बाइंड करेगा, और जब बाइंड किया तब लार्ज सब यूनिट जुड़ेगी। ऐसे प्रोसेस होती है बेटा। अगेन एक ही चीज को मैं बार बार एनिमेट करके दिखा रहा हूँ। पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन मैंने समझाया था, जो फर्स्ट इनिशिएटर टीआरएनए पी साइड पे जोड़ा, अगला टीआरएनए ए साइड पे जोड़ा, दोनों के बीच के जो अमाइनो एसिड होते जुड़ते हैं विद द हेल्प ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। यहाँ पे एक एंजाइम होता है राइबोजाइम, मतलब आरआरएनए बोलते हैं जिसको। ओके, डीएनए और एमआरएनए दोनों हो सकता है बेटा, नॉट ओनली सिंगल। तो ये कैटलिस्ट की तरह आरआरएनए काम करेगा। ओके, और इस तरह से पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट प्रोसेस आता है ट्रांसलोकेशन, जैसे भी देखे थे हमने, मूवमेंट जो हो रहा था। तो टीआरएनए ए साइड से कैरी करता है डाइपेप्टाइड, देन वो पी साइड पे बढ़ेगा, पी वाला ई पे चला जाएगा। इस प्रोसेस को ट्रांसलोकेशन कहते हैं। दोनों भी सब यूनिट राइबोसोम्स की आगे बढ़ती है, टीआरएनए और एमआरएनए पीछे जाते हैं।
ओके, एनिमेशन में देख लो कैसे हो रहा है प्रोसेस। एक ए साइड पे टीआरएनए जोड़ा, दोनों के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, फिर ये खाली वाला टीआरएनए आगे और ये वाला और आगे जाएगा, खाली टीआरएनए यहाँ से बाहर और नया टीआरएनए इधर आके जुड़ जाएगा। ऐसे प्रोसेस होता है, इसे कहते हैं ट्रांसलोकेशन। फर्स्ट टीआरएनए बाहर, अगला टीआरएनए ए साइड पे, फिर पेप्टाइड बॉन्ड बना, फिर एम्प्टी टीआरएनए फिर से बाहर होगा, फिर अगला टीआरएनए इधर आके जुड़ेगा, फिर नेक्स्ट पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। तो इस तरह से कंटिन्यूअसली अमीनो एसिड लाइन से जुड़ते जाएंगे, 1 2 3 4 मिलियन, कितने भी हो सकते हैं ना एक प्रोटीन में अमीनो एसिड। और ये जो अमीनो एसिड है कौन सा लेके आया है, कैसे डिसाइड होगा, ये हम लोगों ने जेनेटिक कोड में पढ़े हैं। यदि यहाँ पे यू 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 है तो फेनिल एलानिन वाला टीआरएनए जुड़ेगा, ए यू जी है तो मिथ्योनिन वाला टीआरएनए जुड़ेगा, जी यू जी है तो वैलिन होगा, ग्लाइसिन होगा, ऐसे कुछ भी अमीनो एसिड आके जुड़ते जाएंगे और उसके हिसाब से उस प्रोटीन का नेचर डिसाइड होता है। ओके, एक बार अगेन रिवाइज कर लेते हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है हमारा एनसीईआरटी। हमारा एनसीईआरटी में ये कहा है, क्या कह रहा है हमारा एनसीईआरटी, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें पॉलीमराइजेशन होता है अमाइनो एसिड का, जिससे फॉर्म होता है पॉलीपेप्टाइड, ये बेस्ड ऑन द सीक्वेंस ऑफ कोडॉन इन एमआरएनए। ठीक है, ये प्रोसेस जो हो रही है कहाँ हो रही है, राइबोसोम्स में हो रही है। राइबोसोम्स में 80s टाइप का होता है और टोटल यदि स्ट्रक्चरल आरएनए देखे तो 80 टाइप ऑफ प्रोटीन्स देखने को मिलते हैं और सभी का जो फंक्शंस है वो क्या रहेगा, अलग रहेगा। गलत नहीं होता बेटा कोडॉन का सीक्वेंस, जैसा कोडॉन का सीक्वेंस रहेगा वैसा अमीनो एसिड आके जुड़ेगा, जैसा अमीनो एसिड आके जुड़ेगा वैसा प्रोटीन का नेचर होगा। गणेश बेटा ऐसा होता है यहाँ पर। ठीक है, तो राइबोसोम्स हमने देखे, राइबोसोम कैटलिस्ट की तरह काम करता है, पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एंजाइम वहां पे इन्वॉल्व होता है जिसकी प्रेजेंस में प्रोसेस होती है। ठीक है, स्टेप ट्रांसलेशन में चार्जिंग होता है टीआरएनए, इनिशिएशन इलोंगेशन और टर्मिनेशन होता है। यहाँ पे आप देख रहे हो लार्ज सब यूनिट स्मॉल सब यूनिट है राइबोसोम का। एमआरएनए आपको दिख रहा है, एक टीआरएनए इधर से आ रहा है, खाली टीआरएनए यहाँ से जा रहा है, बीच में दो टीआरएनए है, अमीनो एसिड लाइन से जुड़े हैं, एक अमीनो एसिड को चिपकाना है तो उनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनेगा, ये सारी चीजें एक डायग्राम में कह दिया है। ओके, ये टीआरएनए का स्ट्रक्चर है, कल हम लोगों ने पढ़े थे। पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन के लिए एनर्जी चाहिए होती है जो एटीपी से मिलता है। ठीक है, उसके लिए अमीनो एसिड को एक्टिवेट करना पड़ता है। ठीक है, जिसको हम चार्जिंग ऑफ टीआरएनए कहते हैं, जो अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम की प्रेजेंस में प्रोसेस होता है, तब टीआरएनए और अमीनो एसिड जुड़ जाते हैं तो उसको हम चार्ज अमीनो एसिड एंड टीआरएनए कहते हैं। देन इनिशिएशन का जो प्रोसेस होता है उसमें इनिशिएटर टीआरएनए जो है पी साइड पे आके जुड़ जाएगा, पहला कोडॉन एयूजी ही होता है जहाँ पे मेथियोनिन पहला अमीनो एसिड होता है, ये सब में कॉमन रहेगा, बट आगे इसके बाद सब चेंज हो जाते हैं। तो इस तरह से पहले इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनेगा, फिर अमीनो एसिड टीआरएनए ए साइड पे बाइंड करता है, अगला टीआरएनए जो आता है। ठीक है, पेप्टाइडल टीआरएनए पी साइड पे बाइंड किया है, दोनों के बीच में फिर क्या होता है, कोडॉन एंटी कोडॉन की मैचिंग होंगी तब जाके वो बाइंड करेगा। फिर आगे पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है जिस प्रोसेस को इलोंगेशन कहते हैं। तो टीआरएनए जो ए साइड पे बाइंड किया है एंटी कोडॉन और एमआरएनए का कोडॉन, उनके बीच में फिर पेप्टाइड बॉन्ड बनते जाएगा, लाइन से इस तरह से अमीनो एसिड जुड़ते जाएंगे। यहाँ पे एक एंजाइम काम करता है पेप्टाइडल ट्रांसफरेज, उस एंजाइम के प्रेजेंस में पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, इंपॉर्टेंट है बेटा, ये याद रखना है आपको। ओके, फर्स्ट अमीनो एसिड जैसे टीआरएनए से ब्रेक होता है यहाँ पर तो एम्प्टी टीआरएनए रहेगा जो कि पी साइड से ई साइड और ई साइड से होते हुए यहाँ से एग्जिट हो जाता है। तो इस तरह से राइबोसोम आगे बढ़ते हैं, इस प्रोसेस को ट्रांसलोकेशन कहते हैं। मतलब राइबोसोम जो है कोडॉन टू कोडॉन क्या कर रहा है, मूव कर रहा है यहाँ पर एमआरएनए पर। कहाँ मूव कर रहा है ये मूव कर रहा है एमआरएनए पे। यहाँ तक क्लियर हो गया बेटा
समझ रहा है रिस्पॉन्स करो जल्दी से, ऐसा कोई बच्चा जिससे नहीं समझा हैंड रेज करो। सभी का रिस्पॉन्स मिलना चाहिए बेटा। देख रहा हूं मैं कितने लोग जाग रहे हैं और कितने लोग सो रहे हैं। जिसको नहीं समझा हैंड रेज करके रखो। जल्दी रिस्पॉन्स दो, नहीं तो मुझे भी नींद आ जाएगी। ओके, चलो सभी का रिस्पॉन्स मिल चुका है। गणेश का एक क्वेश्चन है, म्यूटेशन में कोडॉन का सीक्वेंस चेंज होता है और एंटी म्यूटेशन में बेटा कोडॉन का सीक्वेंस चेंज होगा, एंटी कोडॉन का कहाँ से चेंज होगा? साक्षी, कौन सा थर्ड पॉइंट, ये वाला? चैतन्य सेकंड कौन सा, ये वाला? ये मैंने 2 बार समझा दिया। अभी थोड़ी देर पहले एनिमेशन में भी समझाया था और एक दूसरे स्लाइड से भी समझाया था। देखो ये ऐसा राइबोसोम है, इसके पास ऐसे 3 जगह है, ई, पी और ए। उसके बाद ये एमआरएनए है। तीनों भी सारे पॉइंट रिपीट कर रहा हूँ मैं। तो सबसे पहले तो ये खाली टीआरएनए था और ये खाली अमीनो एसिड था। तो ये जब दोनों जुड़ेंगे तो ये टीआरएनए विद अमीनो एसिड ऐसा जुड़ जाएगा। जुड़ गया ये ऐसा, टीआरएनए विद अमीनो एसिड। अब ये पहला जो टीआरएनए है, ये वाला, ये यहां से उठा करके यहां जाके जुड़ गया इस तरह से। अगला टीआरएनए जो है फिर से आएगा, ये ऐसा। तो अब ये जो अगला टीआरएनए कहाँ जाएगा, यहां से यहां जाके जुड़ जाएगा। तो देखो, सेकंड अमीनो एसिड टीआरएनए कहाँ बाइंड हो रहा है, ए साइट पे, मतलब ये ए साइट है, ये पी है और ये ई है। तो पहला टीआरएनए पी पे जुड़ा, दूसरा कहाँ जुड़ा, ए साइट ऑफ राइबोसोम पे। अपने आप नहीं जुड़ेगा ना, इनका कोडॉन और एंटी कोडॉन पहले चेक होगा तभी जाके बाइंड करेगा। इसको जोड़ने के लिए एक एंजाइम चाहिए, कौन सा, पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज एंजाइम। ठीक है, अब देखो ये जो दो अमीनो एसिड यहाँ पे जो दिख रहे हैं आपको, इनके बीच में ऐसा बॉन्ड बन जाएगा। बॉन्ड बनते ही ये वाला जो अमीनो एसिड है, ये वाला जो अमीनो एसिड है इसको उठा के इधर यहाँ पे ऐसा जोड़ दो। तो ये वाला जो टीआरएनए जो रहेगा, ये वाला खाली हो गया। तो ये टीआरएनए को क्या करना है, अब यहाँ से उठा के इधर भेजना आगे। भेज दिया है। तो उसके बाद फिर ये वाला जो टीआरएनए है, ये यहाँ आ जाएगा। तो अगला टीआरएनए क्या होगा, इधर आके यहाँ पे बैठ गया। फिर इसको हमको क्या करना है, यहाँ से उठा के यहाँ चिपकाना है। ये भी अमीनो एसिड को लेके आया है। तो फर्स्ट अमीनो एसिड टीआरएनए ये ब्रोकन। तो ये पी साइड से इसको आगे भेजा और ये ई साइड से आगे बाहर निकल गया। तो ये आगे जा रहा है ना, तो इसको ट्रांसलोकेशन कहते हैं। अभी सारे पॉइंट समझ में आ गए, ये था यहाँ पे। नीना, चैतन्य और कौन, साक्षी। अभी सारे पॉइंट समझ गए बेटा? नीना तो चैतन्य का रिस्पॉन्स आ गया, साक्षी का भी आ गया, ओके। लास्ट में प्रोसेस पहुंचती है टर्मिनेशन पे। टर्मिनेशन मतलब यहाँ पे एक रिलीज फैक्टर यहाँ पे आके बाइंड करेगा। प्रोसेस बढ़ते बढ़ते जैसे ही यूएए टर्मिनेशन कोडन पे पहुंचा, ये किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करता है। तो एक रिलीज फैक्टर आएगा, ये प्रोटीन को काट के अलग कर देगा। प्रोटीन अलग, एमआरएनए अलग, राइबोसोम्स का दोनों भी सब यूनिट अलग। तो रिलीज फैक्टर आता है जब स्टॉप कोडॉन पे पहुंचता है, ट्रांसलेशन का टर्मिनेशन होता है, और इस तरह से जो पॉलीपेप्टाइड बना टीआरएनए हर कोई रिलीज हो जाता है।
और वो लार्ज और स्मॉल सब यूनिट भी आपस में यहाँ से डिसोसिएट हो जाती है। देन इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, टर्मिनेशन कहते हैं। ओके। अब एक एमआरएनए पे लाइन से ऐसे बहुत सारे राइबोसोम से यदि आके जुड़ते हैं तो यहां से ऐसे लंबा प्रोटीन बनाना चालू कर देते हैं। इसको पॉलीराइबोसोम्स कहते हैं या पॉलीजोम्स। एक साथ बहुत सारी प्रोसेस होती है। एक यूटीआर दिया आपके एनसीईआरटी में, अनट्रांसलेटेड रीजन। जैसे कि सपोज एमआरएनए है तो एयूजी तो यहाँ पर है ना, बट इसके आगे भी तो बहुत सारे कोडॉन होंगे, बट जगह खाली है, प्रोसेस यहीं से स्टार्ट हो रही है। तो इसके पहले का जितना भी रीजन जो 5 डेज एंड पर होता है उसको हम अनट्रांसलेटेड रीजन कहते हैं, जो खाली होता है। जैसे आप एनसीईआरटी में देखो, एनसीईआरटी में जब आपका मैटर कुछ लिखा होगा तो बीच में लिखा होगा, इधर और इधर जगह खाली है, तो ये वाला जो खाली स्पेस है इसको यूटीआर कहते हैं। एक एडिशनल सीक्वेंस होता है जिसका ट्रांसलेशन में कोई काम नहीं है, स्टार्ट कोडॉन के पहले और टर्मिनेशन कोडॉन के बाद में होता है। ये सिर्फ ट्रांसलेशन की प्रोसेस को इफिशियंट करने के लिए होता है। किस चीज के लिए होता है, ट्रांसलेशन की प्रोसेस को इफिशियंट करने के लिए होता है। ओके। हेलो। टर्मिनेशन भी क्लियर हो गया। नीना को फर्स्ट पॉइंट नहीं समझा है, जस्ट वेट। ग्रुप ऑफ राइबोसोम एसोसिएटेड विथ सिंगल एमआरएनए फॉर ट्रांसलेशन इज कॉल्ड पॉलीराइबोसोम। देखो ये एक सिंगल एमआरएनए है, यहाँ पे एक राइबोसोम आके जुड़ गया, फिर यहाँ पे दूसरा राइबोसोम आके जुड़ गया, फिर यहाँ पे तीसरा राइबोसोम आके जुड़ गया, फिर यहाँ पे चौथा राइबोसोम आके जुड़ गया। देन अगेन एंड अगेन राइबोसोम जुड़ते जा रहे हैं। अब राइबोसोम जुड़ने के बाद यहाँ से ये प्रोटीन बन रहा है, यहाँ से ये प्रोटीन बना रहा है, ये भी बना रहा है, ये भी बना रहा है, ये भी बना रहा है, बहुत सारे प्रोटीन बन रहे हैं ना, जिसको पॉलीराइबोसोम्स कहेंगे। अभी समझा नहीं ना? अभी क्लियर हो गया। हाँ, एक ही बनाएंगे, एक ही जैसे बहुत सारे प्रोटीन बनाएंगे। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल आप फूड खा रहे हो, आप कंटिन्यूअसली स्टार्च खाते जा रहे हो, उसको तोड़ना है आपको यदि, तो माल्टेज एंजाइम बनाना पड़ेगा। समझे? या कोई प्रोटीन आप खा रहे हैं तो उसके लिए ट्रिप्सिन बनाना पड़ेगा। तो आप तो खाते ही जाओगे, नहीं तो बहुत सारे ट्रिप्सिन बनाना है, तो डबल से वही प्रोसेस डबल हो जाएगी। तो एक ही बार में प्रोसेस वो करके वो एंजाइम बना के खत्म कर लो। अनट्रांसलेटेड रीजन है बेटा सेकंड पॉइंट में। सेकंड पॉइंट में यूटीआर मतलब, जैसे कि सपोज ये एमआरएनए है जिसमें काम के कोडॉन बीचों बीच में रहते हैं, कुछ एक्स्ट्रा के कोडॉन इधर साइड में भी होते हैं बट वो कोई काम के नहीं होते, उसको अनट्रांसलेटेड रीजन कहते हैं। स्नेहल, हो गया क्लियर? और किसी को कोई डाउट है बेटा, पूछ लो। रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हुआ इनिशिएशन। इनिशिएशन में राइबोसोम्स का स्मॉल सब यूनिट एमआरएनए के साथ जुड़ा, फिर टीआरएनए पहला वाला जुड़ा, और फिर लार्ज सब यूनिट आके यहाँ पर जुड़ गए। ओके। तो यहाँ पे टीआरएनए जुड़ रहा है, मेथिओनिन टीआरएनए, जो कि पी साइड पे बाइंड किया। अगला टीआरएनए ए साइड पे बाइंड किया, देन यहाँ पे बना क्या चीज, पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होने के बाद एक टीआरएनए खाली हो गया, ये यहाँ से बाहर निकलेगा, अगला टीआरएनए यहाँ जुड़ा, और इस तरह से यहाँ पे ट्रांसलोकेशन भी हुआ,
और साथ ही साथ और टीआरएनए जोड़ा और एमाइनो एसिड जोड़े, तो इस तरह से इलोंगेशन हो गई प्रोसेस। देन फाइनली प्रोसेस टर्मिनेशन पॉइंट तक पहुंची, जहां पे प्रोसेस आगे बढ़ नहीं सकती। यूएए, रिलीज फैक्टर आया, इस प्रोटीन को तोड़ के अलग कर दिया। प्रोटीन अलग, राइबोसोम अलग, एमआरएनए अलग, टीआरएनए अलग। इस प्रोसेस को टर्मिनेशन बोलती है। क्या बोलती है इस प्रोसेस को? इस प्रोसेस को टर्मिनेशन बोलती है। तीन टाइप के टर्मिनेशन कोडॉन होते हैं, यूएए, यूएजी और यूजीए। ये तीन में से कोई भी एक हो सकता है। रिलीज फैक्टर यहाँ पे स्टॉप कोडॉन के पास जैसे हमारा राइबोसोम पहुंचता है, तो सिग्नल जाता है जिससे रिलीज फैक्टर आके सिक्रेट होता है, रिलीज होता है। ठीक है। और फाइनली उस प्रोटीन को वहां से तोड़ करके अलग कर देता है। एनिमेशन में देख लो कैसे हो रही प्रोसेस। ये रिलीज फैक्टर ने क्या किया, सब अलग कर दिया, काट छाट के अलग कर दिया। सबका काम हो गया ना वहां पर। ऐसे प्रोसेस होती है बेटा। यूटीआर क्या होता है ये समझा दिया हूं मैंने थोड़ी देर पहले आपको। कैसे भी हो सकता है बेटा। एनिमेशन नहीं दिख रहा बेटा, रिज्वाइन करो, ये छोटा सा तो एनिमेशन है। ये देखो। बेटा आपके पास नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा, एनिमेशन छोटा सा ही है, वो लैग जैसा नहीं हो रहा है। अगेन रिपीट कर रहा हूं, देखो। खत्म, इतना ही है। कुछ सेकंड का है बस, 5 सेकंड तक का। हो गया भी क्लियर? तो ये आपका ट्रांसलेशन वाला पार्ट कंप्लीट हुआ। अब किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, वो हम देखेंगे। रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन देखेंगे, आज ये कंप्लीट हो जाएगा रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। फिर रेगुलेशन होने के बाद ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग रह जाता है, जो नेक्स्ट लेक्चर में आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टार्ट करें बेटा। रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन क्या होता है? ओके, तो अभी हम लोग रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन जो है ये हम समझेंगे। तो देखो, जो रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन होता है, यदि हम देखें क्या चीज, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, ये कब कब हो सकता है? यदि हमें कोई प्रोटीन नहीं चाहिए मान लो, तो क्या वो प्रोटीन हमेशा बनते रहेगा क्या? नहीं बनेगा ना। यदि प्रोटीन की जरूरत है ही नहीं, तो प्रोटीन को बना के क्या फायदा?
तो प्रोटीन के बनाने को रोकने के लिए हमको तीन जगह रेगुलेट करना पड़ेगा। एक तो ट्रांसक्रिप्शन लेवल जो होता है वहां पे आरएनए को बनने ही मत दो। दूसरा, ट्रांसलेशन जहां पर होता है वहां पर, और इन दोनों के बीच में जो प्रोसेसिंग और ट्रांसपोर्ट होता है वहां पे, या तो आरएनए नहीं बना तो प्रोटीन नहीं बनेगा। आरएनए यदि बन गया, इसको यहाँ से ट्रांसपोर्ट नहीं होने दिया बाहर, तो भी प्रोटीन नहीं बनेगा। आरएनए बन गया, उसको मेच्योर नहीं होने दिए, प्रोसेसिंग नहीं होने दिए, तो भी प्रोटीन नहीं बनेगा। या फिर जब राइबोसोम्स में पहुंचा तो राइबोसोम को जोड़ने मत दो, तब जाके प्रोटीन नहीं बनेगा। तो ट्रांसक्रिप्शन लेवल, प्रोसेसिंग लेवल, एमआरएनए ट्रांसपोर्ट और ट्रांसलेशन, ये चार लेवल ऐसे हैं जहां पे हम प्रोटीन के बनने को रेगुलेट कर सकते हैं। ओके, एक मिनट, जरा ये प्रॉब्लम कर रहा है, थोड़ा सा रुको। तो ये चीज समझ में आ गई आपको। तो रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन यदि हम देखें तो एक तो हमारे ने मेच्योर न्यूक्लियस में होता है बेटा, नहीं, मेटाबॉलिक पाथवे, फिजियोलॉजिकल या एनवायरमेंटल कंडीशन, तीन तरीके से भी जीन एक्सप्रेशन जो है वो रेगुलेट होता है। हम ई कोलाई की बात करेंगे। ओके, ई कोलाई में जीन के रेगुलेशन का जो मैकेनिज्म्स है वो कैसे होगा, ये हम देखेंगे। तो ई कोलाई में एक एंजाइम है जिसे कहते हैं बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम, जो लैक्टोज को तोड़ता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। यदि लैक्टोज नहीं रहा तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम का सिंथेसिस नहीं होगा। तो क्वेश्चन ये है कि कब ये एंजाइम सिंथेसाइज होगा। तो ये जो डीएनए के जो जीन है जब एक्सप्रेस होंगे तब उस एंजाइम को सिंथेसाइज करेंगे और लैक्टोज को तोड़ेंगे। लेकिन यदि इस जीन ने डिटेक्ट किया कि भैया सेल में लैक्टोज है ही नहीं, तो ये एंजाइम बनाना एक वेस्टफुल प्रोसेस हो जाएगा ना। तो उस टाइम पे फिर ये एंजाइम बनाएगा क्या, ये नहीं बनाएगा। ये कैसे रेगुलेट होता है वही हम यहाँ पे देख रहे हैं। सेकंड, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ये एम्ब्रियो का जब डिफरेंशिएशन होता है तो ये भी जीन एक्सप्रेशन का ही एक रिजल्ट है। बहुत सारे सेट ऑफ जीन्स मिलके काम कर रहे होते हैं और उसमें हमेशा चेंजेस आते रहता है, तब जाके एक एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। ओके, तो ई कोलाई में जीन एक्सप्रेशन का मैकेनिज्म हम देख रहे हैं। ये एक पेट्री प्लेट है जहां पे आपको एक ई कोलाई बैक्टीरिया ग्रो करते हुए दिख रहा है। ओके, यदि हमने इसमें एक सबस्ट्रेट ऐड की है ग्रोथ मीडियम के फॉर्म में, बैक्टीरिया में, जो क्या कर रहा है वहां पे जितने भी जीन जो प्रेजेंट है वो स्विच ऑन कर दे रहा है और वहां पे मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस फास्ट हो जा रही है। इस प्रोसेस को इंडक्शन कहते हैं। जो मेटाबोलाइट बने या जो प्रोडक्ट बने, ठीक है, वो आगे चल के उस जीन से जो प्रोड्यूस हुआ उसको क्या करते हैं, रोक देते हैं, टर्न ऑफ कहते हैं, इसको रिप्रेसर कहते हैं। रिप्रेशन और इंडक्शन दो टर्म दिए हैं, मतलब एक प्रोसेस जो चला रहा है और एक प्रोसेस को जो रोक रहा है। इंडक्शन मतलब प्रोसेस कंटिन्यू हो रही है, रिप्रेशन मतलब प्रोसेस को रोक दे रहा है, कंट्रोल कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है। तो इसको समझाने के लिए लैक ऑपेरॉन मॉडल जो है वो दिया है, लैक्टोज ऑपेरॉन मॉडल। ओपेरॉन मतलब होता है क्लस्टर ऑफ जीन। देखो ये बैक्टीरिया के अंदर ये डीएनए बेटा, और ये जो डीएनए इसके पास बहुत सारे जीन प्रेजेंट है, सेट ऑफ जीन यहाँ पर प्रेजेंट है, जो उसकी मेटाबॉलिक रिएक्शन को क्या करता है, रेगुलेट करता है। ओके, ऐसे लैक ऑपेरॉन आता है, ट्रिप्टोफेन ऑपेरॉन आता है, अराबिनोज ऑपेरॉन आता है, हिस्टीडीन ऑपेरॉन होता है, वैलिन ऑपेरॉन होता है। ऐसे बहुत सारे ऑपेरॉन कॉन्सेप्ट होते हैं जिसमें आपको एनसीईआरटी के सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ लैक ऑपेरॉन मॉडल ही दिया है। कौन सा, लैक ऑपेरॉन। इसमें हम लोग एक पॉजिटिव मैकेनिज्म
और एक नेगेटिव मैकेनिज्म क्या होती है ये हम देखेंगे। मतलब कोई प्रोटीन सिंथेसाइज हो रहा है तो कब होगा और कब नहीं होगा। ऐसे दो टाइप का मैकेनिज्म्स यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो ये जो है बेटा फ्रांसिस जैकोब एंड मोनोड, तो जैकोब और मोनोड ने लैक ऑपेरॉन मॉडल जो है ये प्रपोज किया है। और इन्होंने ये कंसेप्ट दिए कि देखो डीएनए में एक प्रमोटर होता है, ये तो हम पढ़े ही है, ठीक है। एक रेगुलेटरी जीन होता है आई, प्रमोटर आप जानते हो। ऑपरेटर एक जीन होता है, और तीन स्ट्रक्चरल जीन होते हैं जिसको हम जेड वाई और ए कहते हैं। मतलब यहाँ पे एक रेगुलेटरी जीन है, तीन स्ट्रक्चरल जीन है, और एक ऑपरेटर है। प्रमोटर एक ऐसी जगह जहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज जाके बाइंड करता है, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, याद है बेटा? हेलो, समझ रहा है कैसे या ड्राइंग से समझाऊं? क्या देख रहे हैं हम लोग? लैक ऑपेरॉन मॉडल। लैक ऑपेरॉन में देखो, प्रमोटर, ऑपरेटर, जेड वाई ए, तीन स्ट्रक्चरल जीन, और ये आई जीन, ऐसा है। प्रमोटर एक ऐसी जगह है जहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज जाके बाइंड करेगा, देन यहाँ से आगे बढ़ेगा। जब आगे बढ़ेगा तो एमआरएनए बनता है, पढ़े हम लोगों ने। और जब एमआरएनए बनेगा तो आगे चल के प्रोटीन बनता है। ऐसा कब होगा? जब ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जब आगे बढ़ेगा और प्रोसेस को कंटिन्यू करेगा, कुछ ऐसा हो जाए कि इस आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को आगे जाने से रोक दे, तो आरएनए नहीं बनेगा। और जब आरएनए ही नहीं बनेगा तो प्रोटीन भी नहीं बनेगा। तो यहाँ पे जो आपने देखे, इधर साइड एक आई जीन बैठा था जो, यहाँ पे जो आई जीन है ये एक प्रोटीन प्रोड्यूस करता है जिसको आरपी कहते हैं। आरपी मतलब रेगुलेटरी प्रोटीन, रिप्रेसर प्रोटीन कहते हैं इसे। क्या है रिप्रेसर प्रोटीन? ऑपरेटर के पास एक ये जगह है, इसको हम कहते हैं आरपी बाइंडिंग साइट। और ये जो है इसे हम क्या कहते हैं? ऑपरेटर बाइंडिंग साइट। यदि मान लो ये जो आप जो देख रहे हो रिप्रेसर प्रोटीन यहाँ आके ऐसा बाइंड कर गया बाइंड, तो ये यहाँ बाइंड किया और आरएनए पॉलीमरेज यहाँ बाइंड किया, तो वो आगे बढ़ पाएगा क्या? नहीं। अभी देखो आरएनए पॉलीमरेज यहाँ बाइंड करेगा तो आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा तो आरएनए बनेगा, प्रोटीन भी बनेगा। लेकिन गलती से यहाँ पे ये आरपी प्रोटीन बाइंड किया तो आरएनए पॉलीमरेज आगे नहीं बढ़ेगा। आरएनए पॉलीमरेज आगे नहीं बढ़ा तो ना तो आरएनए बनेगा और ना ही प्रोटीन बनेगा। तो जब नहीं बनेगा तो उसको हम नेगेटिव कंट्रोल कहेंगे, और जब बनेगा तो उसको हम पॉजिटिव कंट्रोल कहेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है इसी तरह से। ये प्रमोटर है, रेगुलेटरी जीन, स्ट्रक्चरल जीन और ऑपेरॉन जीन। जो ऑपेरॉन जो फंक्शनल रहता है वो क्या है? मेटाबॉलिक फंक्शंस को रेगुलेट कर रहा है। ओके। स्ट्रक्चरल जीन में जेड वाई और ए का रोल क्या होता है वो भी देख लो। जेड वाई और ए मतलब ये एक स्पेशल टाइप के जीन है जो बीटा गैलेक्टोसाइड, ट्रांस एसिटिलेज और परमीएज, तीन टाइप के एंजाइम को ये कोड करती है, यहीं पे लिखा हुआ है। ठीक है। जो जेड जीन है ये किसको कोड कर रहा है? बीटा गैलेक्टोसाइडेज को।
जो लैक्टोज को ग्लूकोज और गैल्यूकोज में तोड़ेगा। वायसिन परमिएज को कोड करता है, जो सेल की परमेबिलिटी को बढ़ा देता है, जिससे बीटा गैलेक्टोसाइड या फिर लैक्टोज अंदर आ पाए। और एक ट्रांस एसिटिलेज जीनेस का क्लियर रोल अभी तक के नहीं पता चला है। आप लोगों के पास चांस है, रिसर्च कर लेना बेटा इस पे, आपका भी नाम हो जाएगा, नोबेल प्राइज मिल जाएगा। ओके, तो ये 3 टाइप के स्ट्रक्चरल जीन यहाँ पे प्रेजेंट है। इनके रोल क्या होते हैं वो मैंने आपको बताया। अब देखो, थोड़ी देर पहले ये वाला एक्सप्लेन किया था मैंने, रेगुलेटरी जीन ने रिप्रेसर आरएनए बनाया, और रिप्रेसर आरएनए रिप्रेसर प्रोटीन बना देता है। प्रोमोटर पे आरएनए पॉलीमरेज जुड़ेगा, आगे बढ़ेगा तो प्रोसेस कंटिन्यू होगी। लेकिन यदि ये यहाँ पे आके जुड़ गया तो आगे प्रोसेस नहीं होगा, आरएनए पॉलीमरेज आगे नहीं जाएगा तो प्रोटीन नहीं बनेगा। तो इसको हम कहते हैं, यहाँ पे अभी कोई भी लैक्टोज इंड्यूसर यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। और जब लैक्टोज इंड्यूसर यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है तो ये प्रोसेस स्विच ऑफ रहेगी। लैक्टोज एक इंड्यूसर की तरह काम कर रहा है। ध्यान से समझो बेटा, ये यहाँ पे समझाता हूँ, अच्छे से समझेगा। जब लैक्टोज एब्सेंट रहेगा और जब लैक्टोज प्रेजेंट रहेगा तब क्या होता है? व्हेन लैक्टोज एब्सेंट, तो इसको हम पॉजिटिव कंट्रोल कहेंगे। लैक्टोज नहीं, इसको हम, लैक्टोज जब एब्सेंट होता है तो ये नेगेटिव कंट्रोल कहलाता है। नेगेटिव कंट्रोल कैसे? ध्यान से समझो। प्रमोटर, ऑपरेटर, जेड, वाई और ए और आई, इस आई ने क्या किया? रिप्रेसर प्रोटीन बना दिया। इसके पास इधर साइड जो साइड होती है ये लैक्टोज बाइंडिंग साइट है, और लैक्टोज यदि प्रेजेंट नहीं है तो क्या होगा? ये यहाँ पे जाके जुड़ जाएगा। यदि यहाँ पर आके जाके जुड़ा तो मुझे बताओ, आरएनए पॉलीमरेज यहाँ से आगे गया क्या? नहीं। तो आरएनए बनेगा क्या? नहीं। प्रोटीन बनेगा क्या? नहीं। तो इसको हम क्या कहेंगे? नेगेटिव कंट्रोल। यदि यहां पर मान लो लैक्टोज प्रेजेंट है तो ये रहेगा पॉजिटिव कंट्रोल। पॉजिटिव कंट्रोल कैसा रहेगा? देखो, ये आई है, प्रोमोटर, ऑपरेटर, जेड, वाई और ए, इसने बनाया आरपी, ये तो अपना काम करेगा ही करेगा। यदि सेल में ये जो है लैक्टोज प्रेजेंट है तो लैक्टोज क्या किया बेटा? ये आरपी इसके साथ बाइंड कर जाएगा। तो लैक्टोज जब आरपी से जाके बाइंड किया तो यहाँ पे कंफर्मेशनल चेंज हो गया, ये ऐसा। जब कंफर्मेशनल चेंज हुआ तो अब क्या होगा मुझे बताओ? ये यहाँ पे जाके बाइंड नहीं कर पाएगा। जब वो वहां पे बाइंड नहीं किया तो आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा, देन आगे बढ़ेगा। जब आगे बढ़ा तो एमआरएनए बनेगा, जब एमआरएनए बना तो प्रोटीन भी बनेगा। तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे पॉजिटिव कंट्रोल। और यहां पर भी यही कहा है, ठीक है। क्या कहा है? जब लैक्टोज यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, लैक्टोज मतलब इंड्यूसर, तो मैकेनिज्म स्विच ऑफ रहेगा। तो रेगुलेटरी जीन सिंथेसाइज करता है एमआरएनए, जिससे रिप्रेसर प्रोटीन बनेगा। रिप्रेसर प्रोटीन आरपी ऑपरेटर से बाइंड कर जाएगा, जिसकी वजह से आरएनए पॉलीमरेज के मूवमेंट को ब्लॉक कर देगा। ब्लॉक हुआ तो आगे की प्रोसेस नहीं होगी। कब? जब लैक्टोज नहीं है तब। इन प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज, लैक्टोज रहा तो इसको तोड़ देगा ये। ओके। यदि ग्रोथ मीडियम में लैक्टोज होता है तो इकोलाई में गया, परमिएज के एक्शन को उसने रोका, लैक्टोज इंड्यूसर की तरह काम किया, रिप्रेसर प्रोटीन से इसने बाइंड किया। ठीक है। यदि ये बाइंड किया तो ये रिप्रेसर ऑपरेटर से बाइंड नहीं कर पाएगा, तो आरएनए पॉलीमरेज यहाँ से आगे बढ़ेगा, ट्रांसक्रिप्शन होके एमआरएनए बनेगा, ट्रांसलेशन होके 1 2 3 जो भी प्रोटीन बनाना है
ये प्रोटीन बनेंगे तो लैक्टोज का आगे मेटाबॉलिज्म करेंगे। तो ये ऐसा प्रोसेस होता है बेटा। यहाँ पे जो जीन रहेंगे उसके हिसाब से कोड रहेगा, उसके हिसाब से एंजाइम बनेगा। समझे? तो इस तरह से प्रोसेस रेगुलेट होती है। ठीक है। अब जैसे लैक्टोज है तो लैक्टोज में जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन है इस लैक्टोज को क्या करता है, तोड़ देता है। इसमें ग्लूकोज या गैलेक्टोज में। और ये कभी भी इंड्यूसर की तरह काम नहीं करते। तो नेगेटिव और पॉजिटिव रिप्रेशर क्या होता है ये मैंने समझा दिया आपको। आई होप आपको ये वाला पार्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब किसी बच्चे को कुछ पूछना है रिस्पॉन्स करो जल्दी से। क्लियर हुआ क्या? वेरी गुड। तो हर चीज क्लियर हो गई। तो दो टॉपिक हमारे रह गए छोटे छोटे। आज ये वाला स्लाइड भी मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा। ठीक है। अब एक टॉपिक हमारा रह गया ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। टोटल थ्योरी है, स्लाइड से ही देखना है उसको। याद करने वाला पार्ट है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग 10% समझना है और 90% याद करना है। दोनों टॉपिक बहुत छोटे से जल्दी खत्म हो जाएंगे वैसे तो। ठीक है। आपको कहीं कंफ्यूजन आता है तो टाइम लगेगा। और इस तरह से हमारा ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट पोर्शन रह गया है। और फिर इसके बाद हमारे इस सिलेबस का लास्ट यूनिट दैट इज बायोटेक्नोलॉजी। प्रिंसिपल और एप्लीकेशन दो चैप्टर में उसको दिया है एनसीईआरटी ने। एक्चुअली वो एक ही चैप्टर है। आगे चल के वो मर्ज हो जाएगा। बट फिलहाल अलग अलग दिया हुआ है सिर्फ यूनिट के नंबर बढ़ाने के लिए। ओके। हाँ बेटा ये चैप्टर वैकेशन के पहले तो कंप्लीट हो ही गया समझ लो। लास्ट टॉपिक रह गया है। बायोटेक देखते हैं वैकेशन के बाद चालू करेंगे। बायोटेक में बहुत टाइम नहीं लगेगा बेटा, विद इन अ वीक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। ओके। आप सॉल्व करें। मैंने कल जो बुक इसके पहले जो बुक शेयर किए हो आपने सॉल्व किए हो? देखिए कैसा है बुक। ट्रूमैन का बुक शेयर कर दूंगा मैं आज। अच्छा है ना? हाँ आज आपको ट्रूमैन का बुक भी मिल जाएगा। दोनों बुक को कंपेयर करते हो सॉल्व करो। और जैसे आपका ये बुक कंप्लीट हो जाए बेटा सॉल्व करके मुझसे और एक्स्ट्रा के क्वेश्चन लो। जितना आपको एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन दिख रहा है ना वो सॉल्व करते जाओ। कुछ चीजें याद कर सकते हो तो याद करो क्योंकि उसका एक्सप्लेनेशन और सॉल्यूशन भी दिया हुआ है उसी बुक में। ओके रेली चलेगा। देखिए यदि आप सारे सॉल्व कर सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो मेन मेरे अकॉर्डिंग जो फोर्सफुली है वो एनसीईआरटी बेस्ड ही सॉल्व करना है। बिकॉज एग्जाम में क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड ही आ रहे हैं। लेकिन किसी बच्चे का ऐसा है कि नहीं कुछ लेवल बढ़ा के सॉल्व करना चाहता है तो वो सॉल्व कर सकता है। बुक बेटा गूगल क्लासरूम पे शेयर किया हो मैंने। चलेगा बेटा साक्षी। और किसी को कुछ पूछना है? बाय बेटा आर्यन। और कोई कोई पूछना चाहता है? आरपी रिप्रेसर प्रोटीन होता है, वो ऑपरेटर प्रोटीन से बाइंड करके आरएनए पॉलीमरेज को ब्लॉक कर देता है। हाँ बेटा दोनों डिफरेंट है बेटा, क्रॉसिंग ओवर और ट्रांसलोकेशन अलग अलग है। चलेगा अनुज, ट्रूमेन और एमटीजी मिक्स करके सॉल्व कर सकते हो। एक कोई भी एक चैप्टर सॉल्व करके देखना। आपको जैसा अच्छा लगेगा समझ में आएगा वैसे फिर आगे सॉल्व करना।
क्या कहना चाह रहे हो बेटा नीनद? क्लियर है, चलो ठीक है, फिर एंड करें बेटा आज की क्लास। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर। कोई क्वेश्चन नहीं आ रहे अभी? सारा क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया, गुड। एक बार रिवाइज करो एनसीईआरटी, कुछ प्रॉब्लम आती है तो पूछो। कल एनसीईआरटी का मैं रिव्यू लूंगा आप लोगों से, ठीक है? कंप्लीट ये चैप्टर एनसीईआरटी से पढ़ के आना है।